Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से हैं जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोगों को ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर। मैम ब्लड प्रेशर क्या होता है, आज हम इसको बढ़िया करके देख लेंगे भाई। जितना भी इसके डाउट है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो भी मेरे स्टूडेंट्स मास्टर कर आ जाएंगे। और एक और चीज है कि आप ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, वो भी आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से हेडिंग लगाइए स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर। जल्दी से लगा लीजिए हेडिंग ब्लड प्रेशर। आई होप आप सबने ब्लड प्रेशर वाली हेडिंग लगा ली होगी। और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और रेड हार्ट भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए भाई आइए, ब्लड प्रेशर। तो जो चीज मैं आप लोग को समझाऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चीज समझनी है। चलिए आइए। तो स्टूडेंट्स हेडिंग क्या लग गई होगी, ब्लड प्रेशर। मैम ब्लड प्रेशर आज हम लोगों ने हेडिंग लगाई है। जितना मैं इस टॉपिक के रिलेशन में समझाऊंगी उतना ही आपको सिर्फ समझना है और उतनी ही चीज़ अपनी माइंड में रखनी है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, जितना बताऊंगी सिर्फ उतना ही रखोगे। तो इससे अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा बोर्ड के अंदर तो आप इजीली उसको सॉल्व कर आ जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाया है कि मैम ब्लड किस तरीके से मतलब ब्लड किस तरीके से पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, पंप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ हार्ट। मोटर क्या है, वो है हार्ट। और अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया स्टूडेंट्स तो कोई बात नहीं है, जाकर आप मतलब मेरे ये वाले सेशंस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहां से उनको विजिट कर लो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है और इस साल भी आएगा। आई मेक श्योर इस साल भी आएगा। और जितने क्वेश्चन, मतलब मैं ये बोल रही हूँ आप मेरे से साइंस कर लो, सारे टॉपिक्स तो मैं मास्टर कराऊंगी और आपको पूरी साइंस भी याद हो जाएगी एट द एंड। मतलब पूरा सेशन एंड होगा और आपको साइंस याद हो चुकी होगी। बस कुछ भी नहीं करना है, हर दिन जितना भी मतलब लेक्चर आता है चैनल पर मेरा, उसको देखो। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ उसको देखो। देख लिया, उसको देखने के बाद स्टूडेंट्स उसको देखने के बाद एक बार उसको रिवाइज करके सो। रिवाइज इज इन द सेंस, जब आप उस चीज़ को कर रहे होंगे तो आपको ऐसे नहीं बैठना आपको कॉपी एंड पेन लेकर बैठना है साथ में। एंड जब आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आपको लिखना है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती रहती हूँ, आपको उन सब पॉइंट्स को लिखना है। अब जैसे मान लो आपने मेरी डबल सर्कुलेशन वाली क्लास लगाई, आप कुछ स्टूडेंट्स यूँ देख रहे हैं उसको बैठ के, बेटा कोई फायदा नहीं है। आप यूँ बैठ के देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको डबल सर्कुलेशन जिंदगी में बनाना नहीं आएगा अगर आपने कभी बना के नहीं देखा तो। डबल सर्कुलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आपको थोरली नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि भैया बस पढ़ लिया और हो गया हमारा काम, उसको लिख कर देखना पड़ता है, जब जाकर आपको डबल सर्कुलेशन मास्टर होता है। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट आप लोग? तो इस पॉइंट को भाई माइंड में रखो ना अपने। क्यों तुम लोग को इतना वो करना है? आप सिंपल सी बात है, मैं आपको ब्लड प्रेशर कराने जा रही हूँ, तो अगर आपने अभी भी कॉपी एंड पेन नहीं उठाए तो गलत बात है आपकी। उठाइए जल्दी से कॉपी पेन और फिर मेरे साथ करना शुरू करिए। फिर आप देखिए आपको किस तरीके से टॉपिक याद होता है। देखिए जहाँ पर मैं बोल रही हूँ, जहाँ पर जैसे मैं रुक गई लिखते लिखते और मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप भी कॉपी पेन छोड़ दो, आप सुनो कि मैम क्या बोल रही है। जिस टाइम मैं बना रही हूँ उस टाइम मुझे बनाने देखो कि मैम किस तरीके से बना रही है। उस टाइम भी कॉपी पेन छोड़ दो। उसके बाद जब मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देती हूँ, वीडियो को पॉज करो एंड बनाओ उस डायग्राम को, और उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करो, फिर देखना शुरू करो। इस तरीके से होती है पढ़ाई। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट है वाला? अब चलो, अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो ब्लड मतलब समझ रहे हो, प्रेशर क्या है, मतलब मैम ब्लड कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, होगा। रुको, अब देखो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है, जैसे कि ये हार्ट है। लेट मी मेक अ हार्ट। मान लो दिस इज अ हार्ट, ये हार्ट है। आती हैं चीजें अब? देखो मैंने किस तरीके से बनाया, मैंने कुछ भी नहीं करा। पहले मैंने दो छोटे छोटे क्या बनाए, चेम्बर्स बनाए, उसके नीचे इस तरीके से बना कैसे निकाल दिया और इस तरीके से बना कैसे निकाल दिया। देखो दोबारा देखो, देखना चाहते हो दोबारा देखो, देखो रुको, पहले मैंने ये बनाया,
पहले मैंने ये बनाए थे, ठीक है, बना लिया इस तरीके से कॉपी में। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे ऐसे बना लो, बन जाएगा, बन जाएगा, बन गया नोटबुक के अंदर, यस मैम। फिर क्या करो, दूसरी लाइन ऐसे खींच दो। तो ये वाली साइड कंप्लीट हो गई, क्या राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है आपके हार्ट की, यस मैम। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द राइट एट्रिया एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। फिर आ जाए इधर साइड, ये क्या है, ये है मैम लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया है। देन देखो अब नेक्स्ट, रुको एक मिनट, अब यहां से ऐसे आओ, ऐसा आओगे एंड देन ऐसे कर दो, हो गया डन। लो इतना आसान है हार्ट बनाना। अब आ गया हार्ट बनाना, अब आ गया मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हार्ट बनाना। यस मैम आ चुका है। एंड दिस इज योर राइट, वो सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है, डन, समझ में आ गई इतनी चीज। यस मैम। अब आप लोगों को ये चीज अच्छे से मालूम है स्टूडेंट्स कि यहां से ये जो निकल रही है, दिस इज दिस, ये क्या है, ये मेन आर्टरी है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देने जा रही है। कौन है ये है मैम ऑर्टा। कौन है ये, ऑर्टा। एंड देन ऑर्टा जाकर स्टूडेंट्स छोटी छोटी आर्टरी में टूट जाती है, ऐसे ऐसे टूट जाती है छोटी छोटी आर्टरी में। ये क्या है, ये है मेन आर्टरी आपकी, क्या, ऑर्टा। एंड ये किस में टूट गई, आर्टरी में टूट गई। अब आपको पता है कि यहां पर होंगे ऑर्गन्स, यहां पर ये ऑर्गन्स होने वाले हैं ना, ये ऑर्गन्स है। तो अब ये जो आर्टरी है, दिस आर्टरी, ये वाली, अब ये आर्टरी आपको पता है कि इसका तो वॉल्स होती हैं वो काफी थिक होती हैं, सबको पता है ना, ये चीज बताई है ना मैंने। अगर मिस कर दिए क्लास तो जाकर देखो भाई, वहां पे जाके देखो जहां पे मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर कराया हुआ है, वहां पे मैंने ब्लड वेसल्स भी कराई हुई है। तो आप देखोगे अब ये जो आर्टरी होती है स्टूडेंट्स, ये पतली पतली ट्यूब्स में टूट जाती है, लाइक दिस, ऐसे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कैपाइलरीज। क्या बोलते हैं हम इनको, इनको हम बोलते हैं मैम कैपाइलरीज। ये हो जाएंगे कैपाइलरीज आपकी। फिर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ऑर्गन से क्या हुआ होगा, डीऑक्सीजेटेड ब्लड क्या हुआ होगा, बना होगा। एंड देन ये जो कैपाइलरी हैं वो इस तरीके से क्या बना देंगी, वेन बना देंगी, वो इस तरीके से जुड़ेंगी, यहाँ से ऐसे जुड़ेंगी, ऐसे जुड़ेंगी, एंड दे फॉर्म अ वेन। और वेन कहाँ जाएगी, वेन जाएगी मैम राइट एट्रिया में। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, सारे के सारे जानते हो या नहीं जानते हो, ये वाली बात जानते हो या नहीं जानते हो। यस मैम, ये वाली बात हम लोग जानते हैं। ऐसे ही वाली मान लो ये आगे जाके टूटेगी इस ऑर्गन में, ऐसे, एंड ये भी इसी तरीके से क्या बनाएगी, वेन बनाएगी। समझ रहे हो मेरा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपको ब्लड प्रेशर भी बहुत जल्दी से अभी बिल्कुल थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। समझ में आ गया इतना पॉइंट कि मैम देखिए इस तरीके से ऑर्टा होता है, ये आर्टरी में टूटता है, देन कैपाइलरी, एंड कैपाइलरी के बाद दिस इज कॉल्ड वेन, दिस इज द वेन, ये है आपकी वेन। अब आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता है, ये चीज आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर इस जगह अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्या प्रेजेंट होता है मैम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आया हुआ है। जो लंग से आया हुआ है, समझ तो मेरी बात, कहाँ से आया लंग से, कौन लेकर आई थी इसको, पल्मोनरी वेन लेकर आई थी जो इस तरीके से हार्ट के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसकी सप्लाई किसको देनी है, इसकी सप्लाई देनी है मैम हम लोगों को पूरी बॉडी ऑर्गन्स को। ऑब्वियस सी बात है, इन सब बॉडी ऑर्गन्स को ये सप्लाई पहुंचानी है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर वेंट्रिकल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेंट्रिकल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। अब एक चीज मैं तुम्हें साइड में एक चीज बता रही हूँ, उस चीज को लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, जल्दी से लिखो। आप लोगों को पता है कॉन्ट्रैक्ट बोला अभी मैंने, कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टली। क्या बोलते हैं हम इसके लिए एक वर्ड, सिस्टली। क्या, सिस्टली। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिस्टॉल बोलते हैं, बट सिस्टॉल इज नॉट अ राइट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस, सिस्टली, सिस्टली हो जाएगा। फिर एक होता है रिलैक्सेशन,
रिलैक्सेशन के लिए एक वर्ड यूज करूंगी मैं, डायस्टॉल। क्या बोलूंगी मैं? डायस्टॉल। डायस्टॉल इज फॉर द रिलैक्सेशन एंड सिस्टोली इज फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर में आपका इसी से ही चीजें होती हैं, मतलब वहाँ पे वो नहीं लिखा होता कि मैम इतना कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इतना रिलैक्स कर गया, नहीं। अगर आप बोलेंगे सिस्टोली तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। अगर मैं बोलूंगी क्या? डायस्टॉल, तो आप बोलेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे रिलैक्सेशन की बात हो रही है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों के? इस पॉइंट को लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को ये बताई है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टली होगा, आप समझ रहे हो ना क्या क्या बोल रही हूँ मैं? जब मैम वेंट्रिकली सिस्टली होगा, मतलब वेंट्रिकल सिस्टली होगा, तो वेंट्रिकुलर सिस्टली का मतलब क्या मैम? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल ऐसे है, देखो मेरे हाथ को, ऐसे पिचक, ऐसे जब वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे पिचक, तो भाई प्रेशर ऐसे निकल के आएगा, दबा के ब्लड ऐसे आएगा, निकल के आएगा, नहीं आएगा? मानते हो मेरी बात कि जब आप ऐसे, जब वेंट्रिकल नहीं करा, पिचक, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो अब क्या है, मतलब वेंट्रिकल ने तो बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन करा होगा, वेंट्रिकल तो बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन था वो, तो उसकी वजह से ब्लड जो है बहुत तेजी से, जैसे मान लो ये ब्लड ऐसे बहुत ही तेजी से ऑर्टा में गया ऑर्टा के अंदर, तो यहाँ से ब्लड निकल के पहुंचा सीधा ऑर्टा में। तो अब जब ब्लड आया, ऐसे 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 ब्लड ने एंट्री ली, तो ब्लड ने बहुत प्रेशर से आया, जब वो प्रेशर से आया तो ब्लड ने इस तरीके से ऐसे वॉल्स पे क्या मारा होगा? प्रेशर मारा होगा। मानते हो नहीं मानते हो? जब वो ऐसे ऐसे कूद ऐसे आता है एकदम से निकल के, तो वो इस तरीके से प्रेशर मार रहा है। तो वो जो प्रेशर है ना, वो जो प्रेशर है, वो ब्लड का जो प्रेशर है एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आप लोगों को ब्लड प्रेशर समझ में आया? मैंने क्या बोला? ये क्या है? वेंट्रिकल ने पुश मारा, यूं ऐसे ऐसे पिचक करके ऐसे मारा, तो एकदम से ऐसे इस तरीके से निकल के ब्लड निकला ऑर्टा में। अब जब वो ब्लड निकला तो उसने एक प्रेशर एक्सर्ट करा होगा वॉल्स पे, करा होगा नहीं करा होगा? इट मीन्स कि यहाँ पर मान लो ये ब्लड है, तो जब वो निकला तो उसने यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर मारा होगा ना, एकदम से मारा होगा नहीं मारा होगा? मानते हो? यस मैम मारा होगा। जब इतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो मारा ही होगा। तो वो जो है ना, वो जो प्रेशर है जो ब्लड ने इनकी वॉल्स पर लगाया है, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और क्या है ब्लड प्रेशर? यही होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by blood on the walls of the ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स पर जो ब्लड प्रेशर लगाता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब मैंने ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन बोला क्योंकि आप देखोगे जब वो रिलैक्स करेगा तो वो इतना मतलब प्रेशर बहुत कम होगा, मतलब होगा ही नहीं। देखो मान लो वेंट्रिकल ने यूं करा, ऐसे पिचक करा, तो उसने ऐसे करा तो एक प्रेशर एग्जर्ट हुआ ही नहीं हुआ। फिर क्या होता है? फिर वो, अब देखो एक पॉइंट और है कि आप जब भी ब्लड प्रेशर नापने की बात करोगे, लाइक कि आपको ब्लड प्रेशर पता करना है, तो आप हमेशा आर्टरी में देखोगे, क्योंकि अब देखो इसका रीजन मैं आप लोगों को यही बताती हूँ। देखो एक बात देखो, जब वेंट्रिकल ने पुश मारा, जिस टाइम वेंट्रिकल ने पुश मारा तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके अंदर होगा? ऑर्टा के अंदर। मानते हो? ऑर्टा इज द मेन आर्टरी। फिर किसके अंदर होगा? आर्टरीज के अंदर। तो मतलब कि मैम अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा मैम आर्टरी में। देखो ना, मैं कोई ऐसे थोड़ी हूं तुम्हें रटा रही हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। समझो क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि जब ब्लड पुश करा गया, किसके थ्रू? वेंट्रिकल्स के थ्रू। जब ब्लड को पुश करा गया तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी? आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि मैम सबसे ज्यादा ऑर्टा में है प्रेशर। फिर किस में होगा प्रेशर? आर्टरी में होगा। फिर होगा स्टूडेंट्स कैपाइलरी में। किस में होगा? फिर कैपाइलरी में होगा। फिर होगा कैपाइलरी में। एंड सबसे कम होता है स्टूडेंट वेन्स में। सबसे कम किस में होता है? आपका वेन्स में होता है। देखो ना, खुद देखो क्या ही प्रेशर है यहाँ पे। वेंट्रिकल ने पुश मारा, सबसे पहले ऑर्टा में गया ब्लड, ऑर्टा से आर्टरीज में गया। ऑर्टा बड़ी है ना, ऑर्टा मेन आर्टरी है, तो वो टूटेगी ना, तो आर्टरी बनेगी। अब आर्टरी ने, मतलब आर्टरी के बाद कैपाइलरी बन जाती है। आपको ये चीज पता है, आर्टरी छोटी छोटी ट्यूब्स में टूट जाती है टू फॉर्म अ कैपाइलरी। अब कैपाइलरी के बाद वेन में जाना है, तो वेन में तो ब्लड प्रेशर बहुत ही लो होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो इसका मतलब कि हम जब भी ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे,
आप हमेशा आर्टरी में देखेंगे, क्योंकि वेन में तो देखो ऊपर नीचे हो सकता है ना बंदे का। अब मान लो ब्लड ने वहां से वेंट्रिकल ने कितनी तेजी से पुश मारा है, वो तो वेन में उसके हिसाब से कैसे भी हो सकता है। बट अगर आप आर्टरी का देखोगे ना हमेशा, तो वो मतलब कि हम हमेशा आर्टरी को ही कंसिडर करते हैं। तो आर्टरी में ही हमेशा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। इस पॉइंट को लिख लो, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। कोई बनाना मैं मैजरो बना दूंगी, हाँ, कि ब्लड प्रेशर को आप किस में मेजर करते हो, आर्टरी में, वेन में, कैपिलरी में। तो आप किस में मेजर करते हो स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर को आप मेजर करते हो उसको आर्टरीज में। डन, ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगर ये चीज क्लियर होगी तो भाई जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करो इसी बात पर। इसका स्क्रीनशॉट लाओ जरा। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। चलिए अब देखिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को और बताऊंगी। देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। देखो, अब 2 तरीके का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोली मैं बोली कि मैम एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, रुको सब्र करो। अब देखो, सिस्टोलिक प्रेशर को देख लेते हैं हम लोग। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए सिस्टोलिक का मतलब मैंने क्या बताया था मैम, सिस्टोलिक का मतलब आपने अभी पीछे बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो वर्ड यूज होगा वो सिस्टोलिक है। तो अब सोचो, अब यहाँ पर देखो इस जगह, इस जगह देखो, ये हार्ट है, ये कौन है, ये है हमारी ये कौन है, ये है मैम ऑर्टा। दिस इज द ऑर्टा। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, जब यहाँ पर ब्लड को पुश करा गया, ये वेंट्रिकल है, दिस इज द वेंट्रिकल। तो अब वेंट्रिकल ने पुश करा ब्लड को, तो वो ऑर्टा में आया, एंड देन ऑर्टा से वही होगा, यहाँ पे ऑर्टा से बनेंगी ये आर्टरीज, एंड देन आर्टरीज से बनेंगी ऑर्गन के पास जाने के बाद क्या, कैपिलरी। यही होता है। अब एक चीज नोटिस करो, अब जब वेंट्रिकल ने पुश किया, जब वेंट्रिकल ने पुश मतलब कि वेंट्रिकल ने इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करी, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा प्रेशर ऑर्टा में चल रहा है उस टाइम पे। यस मैम, क्योंकि भाई ऐसे है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल हमारा पुश, अब ब्लड गया यूं, अब ब्लड किस में, ऑर्टा के अंदर है। तो आप क्या देखेंगे, आप सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, जो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में होता है, मतलब आर्टरीज की वॉल पे होता है ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। क्लिक हो गया? नहीं हुआ? कोई नहीं, मैं बताती हूँ दोबारा से। मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि जब वेंट्रिकल ने यूं करा ऐसे पिचक, तो ब्लड इस तरीके से, कहाँ, ऑर्टा के अंदर, ब्लड गया ऑर्टा के अंदर, अब ब्लड गया ऑर्टा में ऐसे, तो ब्लड ने प्रेशर मतलब कि एक्सर्ट करा उसकी वॉल पे, ये ब्लड प्रेशर था। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है मैम जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है। आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है वही होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और क्या है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, pressure exerted on the walls of artery at the time of ventricular कॉन्ट्रैक्शन, क्या, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टली। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टली। तो आप लोग को ये समझ में आ गया सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। अगर ये चीज भाई समझ में आ गई ना, तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि ब्लड प्रेशर ऑलवेज मेजर इन द आर्टरी, ये बात मैंने बता दी, लिख भी लोगी, लिख लिया है ना वाला पॉइंट, यस मैम ये हमने लिख लिया है। उसके बाद अब आते हैं डायस्टोलिक प्रेशर पे। नेक्स्ट प्रेशर होता है स्टूडेंट आपका डायस्टोलिक प्रेशर। चलो अब डायस्टोलिक प्रेशर को देखते हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, देखो
आप ब्लड प्रेशर को कहीं पे मेजर करो, चाहे कम है ज्यादा है कुछ भी है, आर्टरी में होगा हमेशा। तो अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वेंट्रिकल पिचक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सिस्टोलिक प्रेशर आ गया। वेंट्रिकल रिलैक्स भी तो करेंगे, हैं करेंगे नहीं वो रिलैक्स? जब उन्होंने ऐसे पुश कर दिया, देखो मेरी बात सुनो, हार्ट ने जब ब्लड को ऐसे पुश कर दिया तो उसके बाद भाई ब्लड निकल गया, ब्लड निकल गया, वेंट्रिकल ने पुश किया तो ऑर्टा के थ्रू ब्लड निकल गया। अब थोड़ा टाइम उसको बॉडी को यूज करके वापस से आने में, एट्रियम में भरने में टाइम तो लगेगा ना, समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? तो उस टाइम पर वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं उस टाइम पर जो ब्लड प्रेशर होता है इन द आर्टरीज वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या टफ है? कुछ भी टफ नहीं है। तो इसका अपोजिट है, बस ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर है वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के टाइम पे है। तो क्या होता है? प्रेशर exerted on the walls of, या भी लिख सकते हो प्रेशर इन द आर्टरी एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर, यू कैन राइट प्रेशर इन आर्टरी एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, या फिर डायस्टॉल। क्या? डायस्टॉल। और ये भी आप इसके लिए एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? प्रेशर इन आर्टरी एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्या आपको ब्लड प्रेशर चमक गया? जल्दी से बताओ, तुम्हें ब्लड प्रेशर आ चुका है? तुम्हें ब्लड प्रेशर आ चुका है? अभी तक जितना मैंने बताया उतना आ चुका है ना? बस थोड़ी सी चीज और बची है, बस वो और सिखा दूंगी ना, तुम्हें पूरा बीपी आ चुका है। कुछ नहीं है, यही है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो, चलो आपने बता दिया मैम इसमें मेजर होगा, इसमें मेजर होगा, हमने सब में मेजर भी कर लिया। अब ये बताओ कि उसको लिखेंगे कैसे, मतलब क्या उसका हो रहेगा? देखो बीपी को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया। चलो अब देखो उसका लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स। बीपी हमेशा, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा जो है, पहली बात तो आर्टरी में मेजर होगा। ऊपर से आप डायस्टोलिक प्रेशर को ऊपर रखेंगे, वो सॉरी सिस्टोलिक, डायस्टोलिक बोल रही हूँ, सिस्टोलिक। आप सिस्टोलिक प्रेशर को हमेशा ऊपर रखेंगे और आप डायस्टोलिक प्रेशर को हमेशा नीचे रखेंगे। और इसका एक आपको रेंज पता होना चाहिए, जो एक आइडियल ब्लड प्रेशर होता है। अगर किसी का वो ब्लड प्रेशर है तो उसकी बॉडी सही काम कर रही है, उसका हार्ट सही काम कर रहा है, वो होता है 120/80, 120/80 mmHg। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हम इसको जब मेजर करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे मर्क्यूरी की हेल्प से हम लोग इसको मेजर करते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो 120/80 इज द ब्लड प्रेशर। मतलब अगर किसी इंसान का ये ब्लड प्रेशर चल रहा है 120/80 वाला, तो मतलब कि उसका बिल्कुल आइडियल ब्लड प्रेशर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इससे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर गया, ऊपर नीचे का मतलब देखो, आप देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे फंसोगे तुम लोग वहां पे? तुम लोग ऐसे फंसोगे, जो एग्जामिनर है वो आपसे ये बोलेगा कि एक बंदा है देखो एक बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, हाई बीपी, सुना है? हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो क्या कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है मैम, अगर आप बोल रही हो कि ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना मतलब आप सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रही हो, लग रहा है ना ये चीज, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा आर्टरीज में। गलत। सही पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हाई बीपी किसी भी बंदे को जब होगा, इफ पर्सन सफरिंग if person suffering from high BP, देन क्या रहेगा उसका जो रेट रहेगा? देखो ये 120 से भी ऊपर जानी चाहिए, मतलब कि एक वैल्यू होती है, देन इट्स बीपी विल बी 140/90।
कितना होना चाहिए उसका बीपी? 140/90 होना चाहिए। अगर दोनों यूनिट इस यूनिट को टच कर रही है, मतलब कि 120 भी 140 को टच कर रहा है और 80 भी 90 को टच कर रहा है, तब बंदा हाई बीपी में है। अगर 140 और 90 से कम है तो बंदा हाई बीपी से सफर नहीं कर रहा। ये पॉइंट मेरा याद रखना। क्या? ये पॉइंट मेरा याद रखना। हाई बीपी कब होगा? जब कोई भी पर्सन 140/90 को टच करेगा या इससे ज्यादा को टच करेगा, तब वो हाई बीपी से सफर कर रहा है, वरना वो सफर नहीं कर रहा है। समझ में आ गई वाली चीज आप लोगों को? आइए नहीं आई वाली चीज? अगर समझ में आए तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, एक चीज अगर मैं आपसे पूछने लगूं, एक क्वेश्चन ही दे दूं मैं यहीं पर आप लोगों को, कि आपको ये बताना है मुझे, रुको ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इट इज नॉट विजिबल। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, के आपको मैंने ये दी, क्या ये पर्सन हाई बीपी से सफर कर रहा है? माय क्वेश्चन इज दिस, क्या ये बंदा हाई बीपी से सफर कर रहा है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसका आंसर कर दिया तो समझ जाएगा आपको पूरा ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से क्लिक हो चुका है। अगर कोई बंदा, मतलब जो भी है, आपको बताना है मुझे आंसर कि हाई बीपी से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज योर होमवर्क एंड इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ब्लड प्रेशर बढ़िया करके क्लिक हो गया कि मैम जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग देख के बता देते हैं कि किसी को, मतलब उसका वो ब्लड प्रेशर का, और आइडियल ब्लड प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? 120/80। अगर हाई बीपी है किसी पर्सन को, एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है, देखो ब्लड प्रेशर में दो केसेस आप पढ़ोगे, हटा दूं मैं इसको। जैसे किसी बंदे को ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर में भी ना स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर की वजह से एक बीमारी कॉज होती है हाई बीपी एंड लो बीपी की। तो ब्लड प्रेशर से जो डिजीज कॉज होती है ना, ब्लड प्रेशर की जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर है इसका, वो डिसऑर्डर क्या है? वो डिसऑर्डर है मैम, एक तो होता है हाइपरटेंशन, इसको हम बोलते हैं हाई बीपी, और एक होता है आपका हाइपोटेंशन, इसको हम बोलते हैं लो बीपी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन हाई बीपी से सफर कर रहा है लो बीपी से? सिंपल सा बताया मैंने तुम लोगों को। जो आइडियल वो होती है, जो आइडियल बीपी है वो कितना है मैम? आइडियल बीपी हम लोगों का 120/80। तो अगर कोई वैल्यू, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, अगर कोई मतलब कि अगर आपका जो वैल्यू है वो 140/90 को टच कर गया, अभी मैं दिखाऊंगी कैसा ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अगर आपका बीपी 140/90 को टच कर दिया तो यू आर सफरिंग फ्रॉम किससे? हाई बीपी। मतलब आप ना करो कभी सफरिंग, मतलब जो भी पर्सन है वो सफर कर रहा है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? फिर आप यहाँ पे देखो, हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर 120/80 से कम है, दोनों वैल्यूज ही 120/80 से कम है, तो वो पर्सन सफर कर रहा है हाइपोटेंशन से, मतलब कि लो बीपी से। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो बीमारी ज्यादा खतरनाक होती है ये हाइपरटेंशन, क्योंकि ये इतना ज्यादा दिक्कत होता है कि इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से आर्टरीज फटने के चांसेस होते हैं, और आर्टरीज अगर फटने के चांसेस हैं तो बंदे की डेथ तो हो ही जाएगी। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को कि मैम ब्लड प्रेशर क्या होता है? क्या ब्लड प्रेशर मास्टर हो चुका है? अगर हो चुका है तो अब मैं पढ़ा दूं आप लोगों को, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ, अब आओ स्लाइड पर। चलिए, तो ब्लड प्रेशर को अब एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यही चीज पीछे समझाइए मैंने तुम लोगों को, समझाइए नहीं समझाइए? बोलो कि मैम जो प्रेशर होता है, जो ब्लड जब पंप करता है बॉडी में, तो जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है वो होता है आपका ब्लड प्रेशर। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब तो मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छे से आता है मैम, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। अभी मास्टर करें उसको। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ सिस्टोली एंड डायस्टोल। वही है कि भाई सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि सिस्टोली एंड डायस्टोल क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है पीछे कि सिस्टोली का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब होता है सिस्टोली का? कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है। और डायस्टोल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो इट मीन्स कि मैम अगर आप सिस्टोली बोल रही हैं तो आप बात कर रही हैं कॉन्ट्रैक्शन की, और अगर आप बोल रही हैं डायस्टोल तो आप बात कर रही हैं रिलैक्सेशन की। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ एट्रियल डायस्टोल, क्या मतलब है कि मैम एट्रिया शांत पड़े, एट्रिया कहते छेड़ो मत मुझे, जाओ यहाँ से, छेड़ना नहीं है मुझे बिल्कुल भी, एट्रिया अलग गुंडा बना पड़ा है इस टाइम पे। और अगर आपने बोला वेंट्रिकल सिस्टली, तो वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, वेंट्रिकल कह रहे हैं भाई मत छेड़, मेरे को ऑलरेडी बहुत काम है। हाँ, इस तरीके से।
तो हम देखेंगे द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कंट्रोल्स पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज इज कॉल्ड सिस्टोली। वही है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो सिस्टोली है। और एंड द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, और जब हार्ट क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, रिलैक्स कर रहा है, एंड अलाउ द चेम्बर्स टू फिल विद ब्लड। देखिए जिस टाइम, मेरी बात सुनो, जिस टाइम हार्ट रिलैक्स कर रहा है ना, तो हार्ट इज इन द सेंस वो कब रिलैक्स कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है जब उसके अंदर ब्लड भर रहा है, जब उसके अंदर ब्लड भर रहा है। तो उस टाइम पे हार्ट रिलैक्स करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एट्रिया भर रहे हैं तो एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, और जिस टाइम मान लो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स पड़े थे, बट अब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा है जिस टाइम एट्रिया ने रिलैक्स करा, तो इस तरीके से वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं मतलब पिकनिक पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पर आपके हार्ट रिलैक्स करेगा मतलब कि वही, अगर आपके एट्रिया वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो वो डायस्टॉल में है, और अगर आपके एट्रिया वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो सिस्टोली में है। डन, क्लिक हो गई ये चीज? यस मैम, ये चीज समझ में आ चुकी है। देखो, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने, जो आर्टरी में ब्लड प्रेशर होता है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यही होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। The high pressure in the main artery maintains a steady flow of blood in the all arteries towards the capillaries। देखिए हाई प्रेशर क्यों हो रहा है, आप एक बात खुद सोचो, वो जो वेंट्रिकल है उसने पुश करा, उसने ब्लड को पुश करा, तो अब जब उसने ब्लड को पुश करा स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट उसको वो ना सबको पहुंचाना है, मतलब कि एक पैर की उंगली के पास भी जो सेल है उस तक को वो मिलना चाहिए, यहाँ वो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो अगर आपने मोटर लगा रखी है, मोटर जैसे मोटर में से धड़ाक से पानी आता है ना, ऐसी आपको पानी चढ़वाना है, तो इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए जिससे कैपिलरीज में अच्छे से प्रेशर जा सके। तो मिनिमम प्रेशर, और फिर क्या होता है स्टूडेंट, डायस्टोलिक क्या होता है, वही बताया था मैंने आप लोगों को, जिस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं और उस टाइम पे आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है आपका, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आ गई वाली चीज? यस मैम, समझ में आ चुकी है। चलिए भाई नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहती है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक की क्या वैल्यू रहती है। द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज, वही है, देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैम उस टाइम पे प्रेशर कम है ना आर्टरी में, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो डायस्टोलिक है, जैसे मैंने आपको क्या लिखा था, मैंने आपको ये बोला था कि 120/80 वाली यूनिट रहेगी, तो ये तो सिस्टोलिक प्रेशर है और ये डायस्टोलिक प्रेशर है। ये कम है, ये इसलिए कम है स्टूडेंट क्योंकि ये जो 120 है, ये जो 120 है ये किसकी वजह से हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आया है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आया। तो बीपी तो मतलब ऑब्वियस बात है, ब्लड प्रेशर तो इसका हाई होने वाला है। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं, ये चीज क्यों कम है, क्योंकि इस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसलिए वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ अ सिस्टोलिक प्रेशर। समझ में आ गई वाली चीज? यस मैम, ये चीज हम अच्छे समझ में आ गई। नेक्स्ट, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। वो लिखा था मैंने mmHg, तो ये होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी विच इज रिटर्न एज mmHg। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज आर, वही बताई थी मैंने, नॉर्मल सिस्टोलिक की 120 होनी चाहिए और इसकी 80 होनी चाहिए, तो दिस इज यूजुअली रिटर्न एज 120/80। क्या 120/80? समझ में आ गई वाली चीज? तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर देना जहां पे मैंने पूछा था कि 130/80 क्या इस बंदे को हाई बीपी है। अगर इस बंदे को हाई बीपी है तो भाई जल्दी से इस चीज का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द ब्लड प्रेशर वैल्यूज वराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखो, अब ये जो ब्लड प्रेशर है ना हर किसी में सेम नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वराई कर रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे ऑल्सो वेराई विद एज। देखो तुम्हें पता है, जब तुम ज्यादा पानी पीते हो ना तो जब भी बीपी ज्यादा होता है उस टाइम ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इट इज वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। जैसे आप अगर एज में बात करो, जैसे जो यंग पर्सन होता है उसका ब्लड प्रेशर होता है 110/75, बट द एज ऑफ 60, जो 60 वाला होता है उसका होता है 145/90। ये तो भाई क्या है, ये क्या है, ये तो हाई बीपी है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वैल्यू टच करनी चाहिए 140/90 को। समझ गए मेरा पॉइंट ये वाला? तो उस बंदे को क्या हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा। और देखो अगर एक यंग पर्सन की बात करें तो उसको 110/75 है, तो ये नॉर्मल है। कि नॉर्मल है, कि नॉर्मल क्यों है, मैंने आप लोगों को बोला था कि 120/80 होना चाहिए। दोनों की वैल्यू में क्या होना चाहिए आप लोगों का, फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट, हाई बीपी इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। वही चीज बताई मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स, हाई बीपी क्या कहलाती है, आपकी हाइपरटेंशन कहलाती है। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेरी स्मॉल आर्टरीज। अब हाई बीपी क्यों होता है, जो आपकी आर्टरीज होती है ना स्टूडेंट, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है ऐसे छोटी हो जाती हैं, ठीक है, विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से
एक ब्लड फ्लो में ना रेजिस्टेंस आता रहता है, मतलब कि उसको ना रुकना पड़ता है। अब जब उनको रुकना पड़ता है तो वो एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। वेरी हाई बीपी कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। मैंने आप लोगों को बताया कि हाई बीपी होने से क्या प्रॉब्लम होती है। हाई बीपी होने से उस बंदे की आर्टरीज भी बस्ट हो सकती हैं, और आर्टरीज अगर फट जाएंगी तो बंदे की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो हाई बीपी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो किसी पर्सन को हो सकती है। क्योंकि क्या होता है और कैसे होती है हाई बीपी, क्योंकि मैम इसमें जो आर्टरीज होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं। जब वो छोटी हो जाती हैं ऐसे, तो मैम जिसकी वजह से एक ब्लड फ्लो में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। रेजिस्टेंस इज इन द सेंस कि कोई चीज़ रुकाव एक तरीके से रुकाव आ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होने लगता है। वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो सकता है कि उस बंदे की आर्टरीज फट सकती हैं और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है। समझ में आगे वाली चीज़? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या रहने वाली है? हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो जल्दी से ये वाली हेडिंग आपकी कॉपीज में लग गई होगी आई होप। चलिए अब हम देखते हैं कि आप ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोमीटर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर हो गया। 2 रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर आर टेकन। अब इसमें 2 ही रीडिंग लिए जाएंगे, वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो इसको लिख लेना, कभी 1 मार्क में फंसा दें तुम्हें, क्योंकि इसका ना एनसीईआरटी में दे रखा है। इधर देखो, जब एनसीईआरटी खोलोगे ना तो एक येलो कलर का पार्ट दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा रखी है। और अगर एडिशनल लगा रखी है ना तो तुम्हें जरूर बोर्ड में चिपकाने के लिए लगा रखी है, वो ऐसे नहीं लगा रखी बिल्कुल भी कि तुम्हें ज्यादा नॉलेज है। ना 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 भाई, वो बोर्ड में आएगा पक्का। तो 2 रीडिंग हम लोग लेने वाले हैं। आपको ऐसे मैंने बताया आप लोगों को, अगर आपको बीपी मेजर करना है तो आप लोगों को सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर ही देखना पड़ेगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट? जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है और उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा है। तो वेरियस स्टेप इन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन आर फॉलोज। तो अब हम कुछ वेरियस स्टेप को पढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको याद करो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ। तो उससे जब आप गो थ्रू हो जाओगे तो अगर उससे कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उससे डील कर जाओगे, इतनी मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको देखो, आपने एक ऐसी डिवाइस देखी है कभी डॉक्टर के पास? ज़रूर देखी होगी। वो होता है ना, ऐसा होता है, एक बॉक्स होता है, और उसको जब वो खोलते हैं तो ऐसे उसके अंदर से कफ वफ एक ऐसी बेल्ट निकल कर आती है। देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल देखा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? और रबर कफ विच इज फ्लैट रबर ट्यूब, इस तरीके से एक फ्लैट रबर ट्यूब होती है, इज रैप्ड अराउंड द पर्सन आर्म। ये जो दिख रही है ना आपको, दिस ग्रीन पार्ट, ये है आपकी क्या? कफ। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको कफ बोलते हैं। और आपने देखा होगा, मतलब आपका तो कभी नहीं हुआ होगा बीपी, जिसका भी अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा वो बहुत तेजी से, मतलब उसको थोड़ा, मतलब ज़्यादा ना तो वो टाइट होना चाहिए और ज़्यादा ना ही वो लूज होना चाहिए। मतलब इस तरीके से बांधते हैं उसको कि वो ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो। इज रैप्ड अराउंड द पर्सन आर्म, जैसे आप देख पा रहे हैं। The rubber cuff is inflated by pumping air into it to give a pressure of about 200 mmHg to the brachial artery। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर देखो, ये आर्टरी देख रहे हो, दिस आर्टरी, दिस इज कॉल्ड आर्म आर्टरी। आर्म आर्टरी हम बोलते हैं, इसी को हम ब्रेकियल आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। दिस आर्म आर्टरी इज कॉल्ड ब्रेकियल आर्टरी। तो आप देखेंगे कि जब आप कफ लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस, ये आपको दिख रहा है, आपने इसको ऐसे करोगे, ऐसे 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 पंप करोगे। एंड इसको जब तक पंप करना है आप लोगों ने, जब तक जो वैल्यू है, जब तक जो इस पे, ये देखो, ये आपको एक मेजरिंग वो नजर आएगा, यही है वो डिवाइस, यही है वो डिवाइस, स्फिग्मोमैनोमीटर, यही है वो डिवाइस। आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे मर्क्यूरी इस तरीके से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगी। तो जब वो 200 पर आएगी, आपको उसको 200 पर लाना, तो जब आप उसको 200 पर लाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रेशर जो है वो कफ, मतलब कफ पे लगेगा, एंड जिसकी वजह से जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, दिस देखो आप ध्यान से, अगर आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि ब्रेकियल आर्टरी पे भी प्रेशर लग रहा है, ब्रेकियल आर्टरी छोटी हो रही है, मतलब छोटी क्या, पतली हो रही है। तो आप देखेंगे, आप दिस प्रेशर कैन बी सीन ऑन द स्केल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ये प्रेशर हमें सीन यहाँ पे नजर आएगा, इंस्ट्रूमेंट कॉल स्फिग्मैनोमीटर। इफ ए स्टेथोस्कोप इज नाउ प्लेस्ड ऑन द आर्टरी ऑफ द आर्म। अब जब हम स्टेथोस्कोप को रखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर आर्म की आर्टरी पे, इज नाउ प्लेस्ड ऑन द आर्टरी ऑफ आर्म, नो साउंड इज हर्ड थ्रू इट। तो हमें कोई साउंड नहीं सुनाई होगा। जब डॉक्टर, देखो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, डॉक्टर ने उस कफ को लपेट लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको प्रेशर, मतलब वो जो इन्फ्लेट करना शुरू किया, ये जो आपको नजर आ रहा है ना दिस बल्ब, इसको ऐसे इन्फ्लेट करना शुरू किया। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप यहाँ से एयर ऐसे अंदर जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कफ का एक प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर इस ब्रेकियल आर्टरी पे लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 200, मतलब आप इतना प्रेशर लगा देंगे कि आपकी यूनिट 200 पर चली जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप को कान में लगाना है और उसको यहाँ पे रखना है, उसका जो आगे वाला नॉब होता है ना उसको यहाँ रखना, एंड यू विल नॉट, मतलब आप कुछ नहीं सुन पाओगे, कोई साउंड आपको नहीं आएगा, कोई साउंड आपको नहीं नजर आएगा।
समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? मतलब सुनाई आएगा, नजर ही बोल रही हूँ, है नजर आते हैं क्या साउंड तुम लोग को? मतलब कोई भी आपको साउंड सुनाई नहीं आने वाला है, ऐसा आप लोग करना है फर्स्ट स्टेप में। देखो, नो साउंड हर्ड इन स्टेथोस्कोप, कफ प्रेशर इज ग्रेटर देन सिस्टोलिक प्रेशर। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा क्योंकि मैम अब ब्लड फ्लो रुक गया होगा, क्योंकि कफ का प्रेशर आपके सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा हो चुका है। देखो ना, 200 mmHg कितना होता है? 120 होता है। तो आप ये चीज नोटिस करोगे, आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो उस बंदे का, तो आपने देखो इसको इतना इन्फ्लेट कर दिया कि 200 हो गया यहाँ पे। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर आपको कोई प्रेशर नहीं नजर मतलब सुनाई आ रहा, क्योंकि मैम ये जो प्रेशर है कफ का प्रेशर, ये सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा है। तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब सिस्टोलिक प्रेशर होगा जब तो आपको कोई आवाज आएगी ना उसके अंदर। समझ में आ गया? पहला स्टेप आपको क्या करना है? यस मैम, पहली चीज हमें क्लिक हो गई। नेक्स्ट, विद द स्टेथोस्कोप स्टिल प्लेस्ड ऑन द आर्टरी, अभी भी उसको रखे रहो। द कफ प्रेशर, आप क्या करो, देखो अभी भी स्टेथोस्कोप को वहीं पर रखे रहो, इस तरह से रखे रहो वहीं पे, एंड धीरे 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 प्रेशर कम करना शुरू कर दो। धीरे 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 कैसे करोगे? देखो ये जो आपको दिख रही है ना, इसके साइड में ना यहाँ पर एक वो लगा हुआ होता है नॉब, तो उसको आप ऐसे करते रहोगे ना, ऐसे कम करते रहोगे, ऐसे जब करते रहोगे इसको ऐसे घुमाते रहोगे, तो आप देखोगे कि प्रेशर कम होता चल जाएगा, एयर रिलीज होती चली जाएगी, तो आप देखोगे वहां से प्रेशर कम होता चला जाएगा। द कफ प्रेशर इज रिड्यूस ग्रेजुअली बाय डिफ्लेटिंग, आप इसको डिफ्लेट करते चले जाओ। आपने जो इन्फ्लेट करा था ना ऐसे कर करके, उसको ऐसे 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 क्या करते चले जाओ, डिफ्लेट करते जाओ। द कफ प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट इज फर्स्ट हर्ड एज अ सॉफ्ट टैपिंग साउंड, अब जब कफ प्रेशर कम होगा ना, तो आप देखोगे आपको स्टेथोस्कोप में एक सॉफ्ट टैपिंग साउंड प्रोड्यूस हो गया। वो जो टैपिंग साउंड आपको प्रोड्यूस होगी ना, वहीं पर आपका सिस्टोलिक प्रेशर आएगा। तो द फर्स्ट हर्ड एज अ सॉफ्ट टैपिंग साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप गिव अस द सिस्टोलिक प्रेशर। पहले आपने क्या करा? पहले आपने तगड़ा प्रेशर बनाया, दबा के 200 mmHg तक का बना लिया। आपने जब आर्म के ऊपर स्टेथोस्कोप रख रखा था, आपको कोई साउंड नहीं सुनाई आ रहा, कोई साउंड नहीं सुनाई आ रहा। उसके बाद आपने क्या करा? आपने उसको जो आपने इन्फ्लेट किया था इतना ज्यादा एयर प्रेशर को, अब आप उसको कम करो। कैसे? उसको डिफ्लेट करो। तो जब आप प्रेशर कम करते जाओगे, कम करते, और स्टेथोस्कोप नहीं हटाना उस दौरान, कम करते टाइम स्टेथोस्कोप नहीं उठाना है, हटाना है मीन, उसके बाद वहीं रखे रहना दो उसको, मतलब उसके नॉब को। तो जैसे आप कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, तो थोड़ी देर बाद आपको एक टैपिंग साउंड मिलेगा, थोड़ा सा हल्का सा साउंड होगा, वहीं पर पहला प्रेशर रिकॉर्ड होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरीके से बंदे का सिस्टोलिक प्रेशर ले लिया हमने। तो अब तुम बोलोगे मैम क्या वो 120 होगा? नहीं भाई, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो वो बंदा हाई बीपी से सफर कर रहा है, तो 140 या 140 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? तो वहां पे वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। चलो, रिकॉर्ड हो जाएगी मैम। फिर देखो, व्हेन अ टैपिंग साउंड फर्स्ट हर्ड कफ प्रेशर इज इक्वल टू द सिस्टोलिक प्रेशर। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कफ प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लड फ्लो मिलेगा, इसलिए आपको सिस्टोलिक प्रेशर का पता चलेगा। द कफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर बाय डिफ्लेटिंग इट मोर एंड मोर। अब आप कफ प्रेशर को और भी ज्यादा कम करते चले जाओ। द कफ प्रेशर व्हेन द टैपिंग साउंड इन द स्टेथोस्कोप जस्ट डिसअपियर गिव अस अ। अब जब क्या होगा? जब आप उसको क्या करते जाओगे, आप उसको और भी डिफ्लेट करते जा रहे हो, आप उस एयर को और भी निकालते जा रहे हो, तो आप देखोगे आपको अब वो टैपिंग साउंड जो आपको आ रही थी ना, अब आपको टैपिंग साउंड आनी बंद हो जाएगी। अब जब आपको टैपिंग साउंड आनी बंद हो जाएगी ना, तो आपको मिलेगा डायस्टोलिक प्रेशर। क्या मिलेगा? डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरीके से मान लो अब वो जो डायस्टोलिक प्रेशर है, मान लो वो आपको मिला 90, मान लो ये मिल गया आपको 140, ये कितना मिल गया स्टूडेंट? ये तो मिल गया 140 सिस्टोलिक वाला, ये मिल गया आपको 140, और ये वाला आपको मिल जाएगा कितना? 90। समझो, इतना आपको मिल जाएगा 140/90। तो समझ जाओ किससे सफर कर रहा है? हाई बीपी से सफर कर रहा है। तो इस तरीके से आप बीपी निकालते हो, ये हाई बीपी से सफर कर रहा है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा आपको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? मैं आपको वापस से रिवाइज कराती हूँ। देखो क्या करना है आप लोगों ने लेना है, यहाँ पर डिवाइस ले ली, अब आप क्या करेंगे? उसका जो कफ है आप उसको आर्म पे ऐसे रैप कर देंगे, और जब आप आर्म पे उसको रैप करेंगे तो आपको क्या करना है? आप देखेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से आर्म पे करना है, इससे ब्रैकियल आर्टरी का प्रेशर मिल सके आपको। उसके बाद आप क्या करोगे? आप इन्फ्लेट करोगे एयर को, तो आप देखोगे कफ प्रेशर जो होगा वो 200 mmHg तक चला जाएगा, और आप उस चीज को कहाँ पर रिकॉर्ड कर पाओगे? ऑन द डिवाइस कॉल्ड स्पेग्मो मैनोमीटर। इस पर आप रिकॉर्ड कर लोगे उस ऑब्जर्वेशन को। देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपने जब ये इतना हो गया, तो उसके बाद आपने उसके ऊपर लगाया स्टेथोस्कोप, एंड आपको कोई साउंड नहीं फील होगी, कोई भी साउंड आपको नहीं आएगी, मतलब कि आप कुछ नहीं सुन पाओगे। बट जैसे आप प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू करोगे, उस कफ प्रेशर को जैसे आप कम करना शुरू करोगे बाय डिफ्लेटिंग दिस बल्ब जो भी है ये, उसके बाद आप ये चीज देखोगे कि जब आप उसको कम कर रहे हो ना, ऐसे एयर प्रेशर को कम कर रहे हो, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि आप स्टेथोस्कोप को वहीं लगा रहने दो, एंड यू फील अ टैपिंग साउंड। आपको क्या चीज सुनाई आने वाली है? यू हर्ड अ टैपिंग साउंड, एंड वो जो आपको पहली बार में जो टैपिंग साउंड आएगा ना प्रेशर को रिड्यूस करते वक्त, वही है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। क्या है स्टूडेंट्स? वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। और उस टाइम पे जब आपको टैपिंग साउंड मिला ना, तो आपने देखा वहाँ पे कफ प्रेशर इज इक्वल टू द सिस्टोलिक प्रेशर।
फिर आप क्या करो, उसके बाद आप और भी ज़्यादा प्रेशर को कम करते चले जाओ, तो आप देखोगे वो जो टैपिंग साउंड आपको मिल रहा था ना, अब वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। अब जब वो आना बिल्कुल बंद हो जाएगा ना, तो जब वो आपको बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाए, तो वहां पर आपको रिकॉर्ड करेंगे आप डायस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर आप रिकॉर्ड करेंगे वहां पे स्टूडेंट्स? आप डायस्टोलिक प्रेशर को रिकॉर्ड करेंगे। और व्हेन अ हाई प्रेशर, when a high pressure of about 200 mmHg is applied to the arm by the cuff, then the brachial artery get closely fully and hence no blood flows in it. जब आप प्रेशर लगा रहे थे ना कफ वाला, तो आप देखेंगे ये इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होगी कि उसमें ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा। Since no blood flow in the brachial artery at this stage, therefore no tapping sound is heard in the स्टेथोस्कोप। तो इसकी वजह से जब वो ब्लड फ्लो ही नहीं है उसके अंदर, तो आपको कोई टैपिंग साउंड भी नहीं सुनाई आएगा। When the cuff pressure is reduced, और जब आप कफ प्रेशर को रिड्यूस करने लगोगे एंड बिकम इक्वल टू द सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वो कफ प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि मैम जो क्या होता है, प्रेशर होता है आर्टरी में ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट? तो सिस्टोलिक प्रेशर, देन द ब्रेकियल आर्टरी ओपन अप स्लाइटली, तो आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, अब वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली खुलना शुरू हो जाएगी। कहाँ गई मैं? स्लाइटली, एंड देयर इज एन इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, और इंटरमिटेंट मतलब है कि पूरी तरीके से नहीं, बट थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो वहाँ पे आने लगेगा। इट इज ड्यू टू एट विच अ सॉफ्ट टैपिंग साउंड जस्ट बिगन टू द हर्ड इन द स्टेथोस्कोप, जिसकी वजह से आपको हल्का हल्का टैपिंग साउंड आना शुरू हो जाएगा स्टेथोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट, एंड फाइनली व्हेन द कफ प्रेशर इज रिड्यूस, और जब आपका कफ प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, जब आपका पूरी तरीके से कफ प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो फर्दर इट बिकम इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर, और आपको वो टैपिंग साउंड आना बंद हो जाएगा। देन द ब्रेकियल आर्टरी ओपन अप फुली, अब ब्रेकियल आर्टरी पूरी तरीके से खुल चुकी होगी स्टूडेंट्स इस तरीके से, एंड वहाँ पे फ्री ब्लड फ्लो होगा। देखो आप, वहाँ पर फ्री ब्लड फ्लो होगा, द ब्लड फ्लो इन इट इज फुल्ली रिस्टोर्ड एंड हेंस द टैपिंग साउंड जस्ट डिसअपियर। और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपको एक फ्री ब्लड फ्लो मिल जाएगा। समझ में आगे वाली चीज आप लोगों को? अब आगे ना ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करना है, लो इस तरीके से डॉक्टर्स मेजर करते हो। भाई तुम तो डॉक्टर्स भी बन गए। इस तरीके से डॉक्टर्स मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड, जल्दी से बताइए इसका कमेंट सेक्शन में नाम, जल्दी से बताइए आप इसका कमेंट सेक्शन में नाम। ठीक है, कर लिया। अब हम लोगों ने सब सीख लिया मैम, हमने सीख लिया किस तरीके से ब्लड का प्रेशर है, किस तरीके से वो ऑर्गन्स को जा रहा है, कि सब कुछ सीख लिया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल। अब वो जो ऑक्सीजन आपने पहुंचाई मैम, अल्टीमेटली आप ब्लड के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप ब्लड के थ्रू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन वगैरह को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से ब्लड सेल्स को मतलब किस सेल्स को पहुंचती है, ये और देख लो बस, फिर उसके बाद सेशन खत्म कर देंगे। चलो देखते हैं। वी हैव स्टडीड दैट ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, क्योंकि ब्लड आज खत्म होने जा रहा है ना, पूरा सर्कुलेशन खत्म होने जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, इसका ही है, वो ब्लड प्रेशर का ही है, उसको देख लेना। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? चलो देखो, वी हैव स्टडीड दैट ब्लड, हाँ एक लिम्फेटिक सिस्टम और बचने वाले, बस उसको देखोगे ना, उसके बाद पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट देखेंगे, और उसके बाद शुरू हो जाएगा एक्सक्रीशन वाला पार्ट, और आपका चैप्टर एंड की तरफ चल ही रहा है। वी हैव स्टडीड दैट ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। आपको ये चीज अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि जो फूड एंड ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू ही कैरी हो रहा है, बट ब्लड नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सेल्स। आइए, और मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है कि ब्लड कभी भी खुद बॉडी सेल्स के कॉन्टैक्ट में नहीं जाता। आइए देखिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है, ये क्या है, ये ऑर्टा, एंड दिस ऑर्टा, ये मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है, एंड यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर ये सेल है। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि दिस, ये पहले टूट जाएगी आर्टरी में, क्योंकि मेन आर्टरी है ना ऑर्टा, एंड देन दिस ऑर्टा, ये आर्टरी जो है ये टूट जाएगी आपकी किसमें, कैपिलरीज में। एक मिनट, रुको जरा,
इस तरीके से आपकी हो जाएगी। अब व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यार इसको ना सेल के ऊपर नहीं बनाते, मैंने ऑर्गन, ओ अभी पूरा कैंसिल हो जाता। देखो ऐसे बनाते हैं, ये ऑर्गन पे से गुजरेगी ऐसे, तो ये आर्टरी है, अब ये आर्टरी टूट जाएगी किसमें, कैपिलरीज में। यहाँ पे और सेल्स भी रहेंगी, बट मैं आपको एक ही सेल में दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे समझाना है। देखिए अब आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स के यहाँ पर आपका ब्लड आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ब्लड आ रहा है ऑर्टा से, ऑर्टा के बाद यहाँ पे आर्टरीज में आ रहा है, एंड आर्टरी के बाद अल्टीमेटली जाएगा वो कैपिलरीज में। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैम सिखा चुकी हैं, अभी सिखाई है मैंने ये सारी चीज़ आप लोगों को। ये है आपकी क्या, ऑर्टा, दिस इज अ मेन आर्टरी, दिस इज अ मेन आर्टरी, बट अब ये टूटेगी, ये सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, एंड ये हो गई आपकी स्टूडेंट्स आर्टरी। क्या हो जाएगी ये स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी आपकी आर्टरी। अब ये जो आर्टरी है एंड ये किस चीज़ में टूट गई, ये टूट गई आपकी कैपिलरी में, दिस इज द कैपिलरी, ये कैपिलरी के अंदर टूट गई। अब आप क्या चीज़ नोटिस करोगे, ये सेल है, तो अभी आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ से मैम मैंने ये चीज़ बोली कि ब्लड कभी भी खुद डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीटेडली बता रही हूँ कि ब्लड कभी भी खुद डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता। आप किसके, आप देखो ये कैपिलरीज है जैसे, तो कैपिलरी का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को पता है तो कुछ ऐसा होता है। अगर मैं आपको कैपिलरी का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो दिस इज कैपिलरी, तो आप देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ऐसी पतली पतली सेल से लाइनिंग रहती है, ऐसे। इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल। एंड आप लोगों को पता है जो भी यहाँ पर होता है ब्लड के पास, वो यहाँ से इस तरीके से इजीली निकल जाता है एंड दूसरी जगह पहुँच जाता है। यही होता है। एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक तो ले लो आप नेट का दुपट्टा और एक ले लो आप कोई भी मोटा दुपट्टा, और मैं आपसे बोलूँ आपको कोई चीज़ छाननी है तो आप किस में से इजीली उस चीज़ को छान पाएंगे, आप उसको छान पाएंगे नेट के दुपट्टे में से, फॉर ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसमें से अच्छा मैम छन जाएगा, स्पेस है। तो ऐसी कैपिलरी का सीन है। कैपिलरी ऐसी है कि नेट का दुपट्टा है एक तरीके से, तो इसमें कोई भी चीज़ आराम से छन जाती है, तो इसलिए कैपिलरीज आ गई हैं यहाँ पे टूट के। अब देखो, अब क्या देखोगे आप यहाँ से कि आपने ये चीज़ नोटिस की कि मैम ब्लड खुद तो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, जैसे कैपिलरीज के अंदर भी ब्लड होगा, ऐसे कैपिलरीज में ब्लड होगा। तो अब आप देखोगे स्टूडेंट, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इसके अंदर से प्लाज्मा निकलेगा। प्लाज्मा आप लोगों को पता है ना, ब्लड में होता है प्लाज्मा, तो यहाँ से कुछ प्लाज्मा निकलेगा इस तरीके से, दिस प्लाज्मा, ये प्लाज्मा निकलेगा। देन इस प्लाज्मा के अंदर सब कुछ होने वाला है। ये प्लाज्मा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका एक स्पेशल नाम है इस प्लाज्मा का, इसका स्पेशल नाम क्या है, इसका स्पेशल नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसका स्पेशल नाम है। इंटरस्टिशियल, अरे मुझे लग ही रहा था ये ऑर्गन चला जाएगा मेरा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास ऑक्सीजन भी है, इसके पास ग्लूकोज भी है, इसके पास मिनरल्स भी हैं, इसके पास न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इसके पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है इसके पास। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका एक मॉल है, इसके पास सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है इसके पास, सब कुछ अवेलेबल है इसके पास, सब कुछ। अब हम ये देखेंगे, ये जो है ये सारी की सारी चीजें सेल को क्या दे देगा, सेल को दे देगा। अब मान लो सेल को मिल गया ग्लूकोज, सेल को मिल गया ऑक्सीजन, अब सेल को ग्लूकोज भी मिल गया, सेल को ऑक्सीजन भी मिल गया, तो इसकी हेल्प से सेल बनाएगा एटीपी, मस्त एटीपी बनाएगा वो, साथ में CO2 भी बनाएगा मस्त, और साथ में वाटर भी बनाएगा। अब उस टाइम मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट वही हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब कुछ इसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। अब जो भी सेल को जरूरत है सेल को ये सब दे देगा, सब सेल को मिल जाएगा। तो अब ये जो बनाई है, ये जो है ये CO2 जो आपको नजर आ रही है, ये तो अच्छी नहीं है सेल के लिए, तो इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से।
तो अब हम देखेंगे ये CO2 इस तरीके से ऐसे बाहर आ जाएगी इसी फ्लूइड में। इस तरीके से आपकी सेल्स को ब्लड के थ्रू जो भी चीज़ें आ रही हैं वो इस तरीके से सप्लाई होती हैं। कौन कराता है सप्लाई? ये टिश्यू फ्लूइड सप्लाई कराता है। क्या? ये टिश्यू फ्लूइड सप्लाई कराता है। समझ में आगे वाली चीज़ आप लोगों को, ये टिश्यू फ्लूइड सप्लाई कराता है। आया? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, आ जाओ, मैं ले लिया। चलिए अब देखिए टिश्यू फ्लूइड ने कराया इसको, तो आपने देखा सो हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन गेट फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स, व्हाई आर वेयर दे आर नीडेड। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से वो जो सब चीज़ें हैं ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह कैसे सेल तक पहुंचा। दिस हैपन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। ये किसकी हेल्प से होता है स्टूडेंट्स? ये होता है मैम विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की हेल्प से होता है विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज अराउंड द बॉडी सेल्स, जो लीक हो जाती हैं ब्लड कैपिलरी से अराउंड द बॉडी सेल्स। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से ये प्लाज्मा निकलता है एंड ये सेल्स के अराउंड चला जाता है। अब ये सेल के अराउंड जब चला जाता है तो डिफ्यूजन के थ्रू मैम जो भी चीज़ें होती हैं वो सेल के अंदर एंड सेल के बाहर हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा विच लीक्स आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। मैंने आपको ये बताया जो प्लाज्मा लीक हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। चलिए वी कैन नाउ से दैट, तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं द लिक्विड फ्रॉम द ब्लड विच इज फोर्स्ड आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स एंड मूव्स बिटवीन ऑल द बॉडी सेल्स। देन उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर सब कुछ है, फूड है, ऑक्सीजन है और CO2 भी वो रिमूव कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का बनेगा कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। ये बोर्ड में, ये स्कूल एग्जाम में जरूर रहेगा, प्री बोर्ड वगैरह में टिश्यू फ्लूइड को बहुत पूछते हैं लोग कि टिश्यू फ्लूइड क्या है, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड से पूरा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। समझ रहे हो मेरा ये वाला पॉइंट आप लोग? तो टिश्यू फ्लूइड क्या है स्टूडेंट्स? कि वो जो लिक्विड है जो ब्लड कैपिलरी से बाहर आया है, जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, CO2 सब कुछ है, वो आपका टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। एक्चुअली द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरी आर वेरी थिन। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी दिखाया यहाँ पे कि जो ब्लड कैपिलरी की वॉल्स होती हैं स्टूडेंट्स वो काफी थिन होती हैं। तो जो ब्लड कैपिलरी रहती है वो एक्सचेंजिंग पार्ट के लिए यूज करी जाती है। डन? So when the blood flows through the capillary, a liquid called tissue fluid leaks. तो जो tissue fluid liquid है वो लीक कर जाता है from the blood capillary and goes into a tiny spaces between the various body cells in the tissue. और यहाँ पे ऐसे सेल्स हैं, तो सेल्स के बीच में जितना भी स्पेस है वहाँ पे जाकर ये लीक हो जाता है यहाँ पे, एंड जो भी चीज़ें होती हैं सेल को ज़रूरत होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर ले लेती है। द टिश्यू फ्लूइड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स एंड पिक अप इट्स वेस्ट प्रोडक्ट द CO2। लाइक जैसे जो भी चीज़ें हैं जो भी वेस्टफुल हैं, जैसे गुड क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अच्छी चीज़ें ये तो सेल को दी जाएंगी, और सेल के अंदर जो CO2 बनेगा वो वापस से इस टिश्यू फ्लूइड में आएगा। डन? ये वापस से किसके अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स? टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। आफ्टर डूइंग इट्स जॉब मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड सीप्स बैक इनटू ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होता है, ज़्यादातर ये जो टिश्यू फ्लूइड था ये वापस से किस में चला जाता है स्टूडेंट्स? ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। बट कुछ टिश्यू फ्लूइड ऐसा होता है जो वापस से ब्लड कैपिलरी में नहीं जाता। तो मैम अगर वो ब्लड कैपिलरी में नहीं जाता तो वो जाता कहाँ है? वो कहाँ जाता है? अगर वो ब्लड कैपिलरी में नहीं जा रहा तो वो कहाँ पर जा रहा है स्टूडेंट्स? वो जाता है एक अलग सी वेसल में जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। हाँ, और उसके लिए अलग से सेशन आएगा जो जिसमें मैं आपको पूरा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम मास्टर कराऊंगी, तो उसके लिए भी बने रहना भाई। तो द रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड कैरी लार्ज प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि जो टिश्यू फ्लूइड बच गया है स्टूडेंट्स उसमें लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, और जो लार्ज प्रोटीन्स हैं वो वापस से नहीं जा सकते ब्लड कैपिलरी में। एंड डाइजेस्टेड फैट होता है, जर्म्स होते हैं सेल के, फ्रेगमेंट्स होते हैं डेड सेल के, एंटर इनटू अनदर टाइप ऑफ टाइनी ट्यूब कॉल्ड लिम्फ कैपिलरी एंड इट बिकम लिम्फ। और वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? लिम्फ बन जाता है। अभी तक वो टिश्यू फ्लूइड था जब तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ था उस स्पेस में खाली, बट जब उसने एंट्री मारी लिम्फ कैपिलरी के अंदर तो स्टूडेंट्स वो कहलाने लगता है लिम्फ। लिम्फ और कुछ नहीं है, वो यही टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ और कुछ नहीं है, ये जो निकला था ना अभी आपने देखा था, देखो यहाँ पे देखो, ये ब्लड कैपिलरी से जो प्लाज्मा निकला था ना वही लिम्फ है। बस लिम्फ क्यों उसका नाम पड़ चुका है? क्योंकि मैम वो लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंट्री कर चुका है। दिस लिम्फ अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट, जिससे इसके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या क्या चीज़ें इसके पास? लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, डाइजेस्टेड फैट हैं, जर्म्स हैं, सेल्स मतलब फ्रेगमेंट हैं, सब कुछ है इसके पास। is returned into the blood by a different kind of transport system in the human body called lymphatic system। और lymphatic system हम लोग इस सेशन में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, उसका सेशन अगला आने वाला है उसका। तो देखो यहाँ पे मैंने आपकी क्यूरियोसिटी जगा दी है कि लिम्फेटिक सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। इतना क्वेश्चन आता है इसमें बोर्ड से बहुत ज़्यादा। टिश्यू फ्लूइड पूछेंगे आप लोगों से, लिम्फेटिक सिस्टम पूछेंगे क्या होता है, पूछ लेंगे लिम्फ क्या होता है, सब कुछ पूछ लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पूछ लेंगे। और एक पॉइंट और याद रखना, लिम्फ को मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट सेशन में। तो इसी के साथ मैं सेशन को करने जा रही हूँ खत्म। एक क्विक रिकैप देना चाहती हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ आ जाइए, एक क्विक रिकैप कर लिए।
मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर क्या होता है मैम? ब्लड प्रेशर होता है मतलब ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जान समझ में आगे वाली चीज। तो क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब बीपी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा आर्टरीज में होता है, क्योंकि जब वेंट्रिकल ने पुश किया तो वो ऑर्टा में गया, ऑर्टा आर्टरीज में टूटी, आर्टरीज फर्दर कैपिलरी में टूटी एंड कैपिलरी ने जाके वेन्स बनाई। तो इसलिए सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर आर्टरी, देन उससे कम कैपिलरी एंड सबसे कम वेन्स में होता है, सबसे कम वेन्स में होता है। फिर मैंने आप लोग को बताया कि हमेशा ब्लड प्रेशर आप किस में मेजर करेंगे? ऑलवेज किस में? लिख लो इस पॉइंट को, अगर नहीं लिखा है इस पॉइंट को लिख लो। ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज measured in artery, in artery। समझ में आ गया वाला पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन बनवा दिया तुम्हारा मैंने यहाँ से। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है स्टूडेंट जिस टाइम वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दौरान जो प्रेशर था आर्टरी के अंदर वो था सिस्टोलिक प्रेशर, और जिस टाइम पर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे थे उस दौरान जो प्रेशर था वो था आपका आर्टरीज के अंदर डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बताया कि जो आइडियल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। इसमें 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर। डन। और अगर ये वैल्यू 140/90 को टच करेंगी तो जो बंदा है वो हाइपर टेंशन से सफर कर रहा है। इसका आंसर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। समझ में आ गया? वही चीज़ बताई थी मैंने आपको, हाइपर टेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। फिर नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से सेल्स को ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, जिसके लिए अगला नेक्स्ट धमाकेदार सेशन लेकर आऊंगी इसी तरीके का मैं। फिर मैंने आपको ब्लड प्रेशर को मेजर करना सिखाया था। तो भाई इसी के साथ मैं इस सेशन को कर रही हूँ यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा आपके लिए सेशन। अगर रहा है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो और सेशन को लाइक भी कर दो। और स्टूडेंट्स मैं आपको वापस से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और अगर आप लोग CBSE बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। और आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही आप हमसे अपडेटेड रह सकते हैं। और आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। एंड वन मोर थिंग, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट देखे थे कि मैम हमें सेशन की टाइमिंग्स नहीं पता चल पा रही हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, मैं आपको वापस से ये चीज़ बताती हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट, जब आप यूट्यूब पर जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। जब आप होम पेज पर जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट का, आप वहाँ पर जाएगा, आपको वहाँ पर सारी अपडेट दी जाती हैं कि कौन सा सेशन कब आएगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 बजे मेरी 10th की क्लासेज हैं। हाँ 3 बजे आने वाली 3 बजे आती हैं रोज साइंस के मेरे जो लेक्चर्स हैं वो 3 बजे आते हैं 10th क्लास के लिए। एंड मे बी 6:30 मेरे को करेक्ट मतलब टाइमिंग ऐसे होनी है, वहाँ पे शायद 9th की क्लासेस अपलोड होती हैं और मैथ्स एंड सोशल साइंस की भी उसी के हिसाब से होती हैं। तो आप जाकर उसको देख लेना ज़रूर, ठीक है? ज़रूर देख लेना उसको जाकर, कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहो, हर चीज़ के लिए पता चल जाएगा। लाइव सेशंस भी उसमें सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, तो कोई टेंशन की बात है नहीं बिल्कुल भी। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसे धमाकेदार जोश के साथ। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।